हेलो गाइस, आप सभी को हमारे वैल्यू इन्वेस्टर चैनल पे वेलकम है। तो आज हम मिले हैं बहुत दिनों बाद। एक्चुअली हम आफ्टर 3 वीक्स मिल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स थे फैमिली में, कुछ इश्यूज था, कुछ मेडिकल इश्यूज थे जिसकी वजह से वीडियोस नहीं बन पा रहे थे। बट फाइनली सब ठीक है और हम आपको रेगुलर इंटरवल में वीडियोस अब देते रहेंगे जिस तरह से पहले दिया करते थे। ओके, तो आज हम मिले हैं एक नए वीडियो के साथ गाइस, और इसमें हम बात करने वाले हैं किस बारे में। आज हम इसमें बात करने वाले एक ऐसे कंपनी के बारे में जिसका आइडिया, जिसका बिजनेस मॉडल काफ़ी बेहतरीन है और इसने अपने शेयर होल्डर लोग को क्या गजब का रिटर्न दिया है अभी तक। और ये आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर और भी ब्राइट है। जी हाँ, तो कौन से कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। और वैसे भी आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि हम कौन से कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। बट शुरू करने से पहले गाइस आपके लिए डिस्क्लेमर। अब हम चलते हैं अपने वीडियोस पे। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल पे। वैल्यू इन्वेस्टर का ये ऑफिशियल चैनल है और आप देख सकते हैं कि हमारा जो लास्ट वीडियो था वो था एलेम्बिक फार्मा के ऊपर। ओके, उसके पहले हमने एस्कॉर्ट का टारगेट दिया था और वैसे जानकर मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि एस्कॉर्ट का टारगेट हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। और वैसे रूट मोबाइल का भी टारगेट दिया गया है, बट इसको अचीव होने में टाइम है, बट ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा गाइज। रूट मोबाइल अभी 2000 के रेट पे ट्रेड कर रहा है, आपको पता है। और अभी और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है रूट मोबाइल के केस में। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें आराम से। उसको बस आपने इन्वेस्ट, देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है, आपका बस 10% काम आपको करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, और 90% छोड़ देना पड़ता है, प्रोवाइडेड आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, तो यही शर्त है। बाकी आपको पैसेंस रखना है, आपका पैसा अपने आप ग्रो होता जाएगा अगर कंपनी ठीक ठाक है तो। ठीक है, तो इसके अलावा एस्कॉर्ट का हमने वीडियो बनाया था, सोलार इंडस्ट्रीज़, रेडिको खैतान, IRCTC। तो भैया सब अपना टारगेट को लगभग अचीव कर लिए हैं। अगर देखेंगे जितने भी वीडियोस हमने बनाए हैं उसमें से नहीं कहने से 90% जो है हो चुका है। ठीक है, अचीव हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। हम अपने चलते हैं मेन मुद्दे पे, जिस पर्पस के लिए हम आ जाए हैं उस पर्पस के लिए जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जिस कंपनी की बात कर रहे हैं गाइस, उस कंपनी का नाम है इन्फो एज। क्या नाम है? इन्फो एज। तो इन्फो एज कंपनी, सर ये कौन सी कंपनी है? आपने Naukri.com का नाम सुना है? हाँ सर, Naukri.com का तो नाम सुने हैं। आपने जीवन साथी का नाम सुना? हाँ सर, मैट्रिमोनियल साइट है तो सुने हैं। आपने 99 एकर्स का नाम सुना है? अरे सर ये तो रियल एस्टेट में डील करती है, इसका भी नाम सुने? वाह भाई वाह। आपने जोमेटो का नाम सुने? सर जोमेटो को कौन नहीं जानता, अभी भी हम ऑर्डर करते हैं। तो भाई जितने भी कंपनीज़ का मैंने अभी नाम लिया है, ये सारे कंपनीज़ में जो कंपनी इन्वेस्ट की है, ओके, वो कंपनी का नाम है इन्फो एज। या फिर आप कह सकते हो कि Naukri.com, जीवन साथी.com, आपका 99 एकर्स, शिक्षा.com, ये सब जो ब्रांड है, ये किसका ब्रांड है? इन्फो एज का। ओ माय गॉड, समझ रहे हैं जी। तो अभी हम इन्फो एज कंपनी के बारे में बात करेंगे, इसके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को थोड़ा एनालाइज करेंगे एंड और भी कुछ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके प्राइस चार्ट को देखेंगे। देखो, अगर 1 डे का बात करें तो इसने 1.7% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 5 डेज़ का बात करें तो गाइस 4.38 का पॉजिटिव रिटर्न। ठीक है, 5 दिन पहले इसने 4% का रिटर्न दिया, 5 दिन पहले से लेकर अभी तक। 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो 14.65%, 6 मंथ का रिटर्न देंगे तो 24.98%, मतलब लगभग 25% का रिटर्न दिया है 6 मंथ्स में ये कंपनी ने। और ठीक है, 1 साल, मतलब ये साल के स्टार्टिंग से लेके अभी तक 30% का रिटर्न इसने दिया है। और पूरा 1 ईयर का बात करें तो 87% का रिटर्न इसने दिया है। तो अगर आप इस कंपनी में पैसे लगाए होते, 1 लाख रुपीज़ छोड़ दिए होते आज से 1 साल पहले, तो ये अभी आपका पैसा कितना हो गया रहता? 1,87,000 हो गया रहता आपका कैपिटल अमाउंट। समझ में आ रहा है? ओके, तो 87,000 का रिटर्न आपको मिला होता। 5 ईयर की बात करें तो 643.38% का रिटर्न दिया है। और मैक्स टू मैक्स बात करें तो 4135.25% का इसने रिटर्न दिया है अपने
इन्वेस्टर्स लोगों को, ठीक है। तो देखो क्या ट्रेंड दिख रहा है, सुपर ट्रेंड दिख रहा है कि नहीं, ट्रेंड पूरा ऊपर भागता हुआ दिख रहा है अपने को, ठीक है। अच्छा, ये तो था प्राइस चार्ट को लेकर। तो प्राइस चार्ट को लेकर पता चल रहा है भैया कंपनी आगे बढ़ते जा रही है, ओके। अब हम इसके कंपनी के बारे में थोड़ी बात करेंगे, ठीक है। चलिए भैया, तो गाइज़ हम आ चुके हैं इन्फोएज के वेबसाइट पर। ये इन्फोएज का वेबसाइट है, गलती से मैंने पॉज करना भूल गया था, कोई बात नहीं। इन्फोएज का वेबसाइट में हम आ चुके हैं। ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ अगर देखेंगे तो आपको इसके बिजनेस का कुछ आपको झलक दिखेगा। naukri.com का नाम आपने सुना है, naukri-gulf.com, शिक्षा.com, जीवन साथी, फर्स्ट naukri.com, 99 एकर्स और क्वाड्रेंगल, ठीक है। तो ये सारे इसके बिजनेसेस हैं, ठीक है। तो कंपनी यही सारे बिजनेसेस से अपना पैसा कमाती है। वैसे कंपनी का काम क्या है ना, अगर मैं बात करूं तो इस naukri.com का जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, जो इनके जो फाउंडर हैं वो हैं संजीव विखचंदानी। कौन है? संजीव विखचंदानी। और वो खुद एक स्टार्टअप कंपनी से आए हैं, पता है, वो खुद एक स्टार्टअप कंपनी से आए हैं। IIM अहमदाबाद से उन्होंने MBA किया है और खुद स्टार्टअप कंपनी से आने के बाद उन्होंने naukri.com को बनाया और इस लेवल तक लेके गए। उसके बाद तो उनमें पोटेंशियल है भाई कि कौन से स्टार्टअप्स में क्या पोटेंशियल है उनको अच्छे से पता है, क्योंकि वो खुद स्टार्टअप कंपनी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, जितने भी स्टार्टअप्स कंपनी है उसमें वो इन्वेस्ट करते हैं। तो अभी जैसे आपको पता है ज़ोमैटो हो गया, पॉलिसी बाज़ार हुआ, उसमें भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अगर मैं बताऊं आपको, अभी इन्फोएज का इतना प्राइस चल रहा है, ये प्राइस बता रहा है। इसके अलावा देखिए इन्वेस्टी कंपनीज, तो ये जो आपका स्क्रीन पे जो जा रहा है भाई, जो मूव हो रहा है, ये सारे कंपनीज़ के नाम हैं जिसमें अपनी जो इन्फोएज कंपनी है इन्वेस्ट की है। दीज आर द इन्वेस्टी कंपनीज। इन्हें इन्वेस्टी कंपनीज कहा जाता है क्योंकि इसमें इन्फोएज ने इन्वेस्ट किया है। तो देखो पॉलिसी बाज़ार और ये मेरिट नेशन, ज़ोमैटो, कैनवेरा, हैप्पीली अनमैरिड, ये सारे कौन है? स्टार्टअप्स कंपनीज़ हैं जिनमें कौन इन्वेस्ट किया है? इन्फोएज इन्वेस्ट किया है। समझ में आ रहा है? तो ये है naukri.com का ऑफिशियल वेबसाइट या इन्फोएज का ऑफिशियल वेबसाइट कह सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको और क्या बताना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी के बारे में फंडामेंटल कुछ डिस्कशन करना चाहता हूँ, ठीक है सर, आगे चलिए, ठीक है। तो आपने देख लिया कि ये सब कंपनीज़ हैं जिसमें इसने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है भैया, ओके। तो अब नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो फिनेंशियल्स का होगा। तो गाइस मैं आ चुका हूँ स्क्रीनर के वेबसाइट पर। तो स्क्रीनर के वेबसाइट में हम आ चुके हैं। इन्फोएज के बारे में थोड़ा डिस्कशन होगा, काफ़ी हो सकता है आपको बोरिंग लगे, बट पैसा कमाना है, थोड़ा टाइम दो गाइस, तभी आपको आप पैसा कमाओगे, ठीक है। वरना टिप्स देने वाले तो न्यूज़ चैनल में भी बहुत सारे भरे पड़े हैं और आपको पता है कि क्या हाल होता है टिप्स लेने के बाद, ओके। तो हम फालतू का टिप्स नहीं देते, यहाँ एनालिसिस होता है और आपको पता है कि रिज़ल्ट किस तरह से हमारे जितने भी स्टॉक का वीडियो है, हमने जो भी वीडियो बनाया है उसका क्या रिज़ल्ट आता है आपको पता है, ओके। तो इन्फोएज का बात करते हैं गाइस। देखो इन्फोएज अगर बात करें तो पढ़ते हैं थोड़ा क्या लिखा हुआ है। इन्फोएज इंडियाज़ प्रीमियर ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी विद अ पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स। तो भैया ये प्रीमियर ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी है, ठीक है। तो ऑनलाइन कंपनीज़ है, कह सकते हो आप, प्रीमियर ऑनलाइन कंपनी है जिसके पास पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स हैं। जिस तरह से हमारे पास शेयर्स का पोर्टफोलियो होता है ना, मतलब शेयर्स का पोर्टफोलियो मतलब क्या, बहुत सारे शेयर कलेक्शन, शेयर्स का कलेक्शन बोला जाता है। उसी तरह से इनके पास बहुत सारे ब्रांड का क्या है, कलेक्शन है। ब्रांड का कलेक्शन मतलब बहुत सारे कंपनीज़ का ब्रांड का कलेक्शन है इनके पास। जैसे आपका हुआ naukri.com हो गया, यहाँ पर देखो naukri.com हुआ, ये हो गया आपका naukri.com।
Naukri.com हो गया, फिर आपका 99 एकर्स हो गया, जीवन साथी हो गया, ठीक है, शिक्षा.com हो गया। उसके बाद ये सारी जो ब्रांड्स हैं इनका पोर्टफोलियो है, बोल सकते हैं पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स। इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए इन्वेस्टर and also has invested in many startups in the online space and is actively growing its investment portfolio। तो बोलने का मतलब क्या है भैया, इन्होंने इनका जो कंपनी है Naukri.com, 99 एकर्स, जीवन साथी, शिक्षा.com, ये सब इनका कंपनी है। और इसके अलावा ये और भी स्टार्टअप्स कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारी स्टार्टअप्स कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट्स है, और आने वाले स्टार्टअप्स कंपनी में ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। मतलब इनका जो स्टार्टअप्स कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, जो इनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, वो बढ़ते जा रहा है। ओ माय गॉड, समझ में आ रहा है? ओके, क्योंकि हो सकता है कि जितने भी स्टार्टअप्स कंपनीज हैं जिसमें ये इन्वेस्ट किए हैं या फिर करने वाले हैं, ओके, अगर उनमें से कोई भी अगर Naukri.com जैसा बन जाता है तो सोचो क्या होगा, है ना। अच्छा, अब हम बात करेंगे इसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो देखो गाइस, मैं इन्फोसिस का बात करूं तो रेवेन्यू मिक्स का बात करते हैं। इनका रिक्रूटमेंट वर्टिकल यानी Naukri.com से इनका रेवेन्यू आता है 70%। कितना आता है? 70%। इनका जो पहला मेन कंपनी जो है इनका Naukri.com, उनसे इनका रेवेन्यू कितना आता है? 70% आता है। रियल एस्टेट वर्टिकल से इनका आता है 17%। रियल एस्टेट मतलब क्या? तुम्हारा 99 एकर्स वाला जो वेबसाइट है उसमें उनका आता है 17% का रेवेन्यू आता है। तो आपने रियल 99 एकर्स का नाम तो सुना ही होगा ना, ठीक है। Naukri.com का नाम सब जानते हैं। 99 एकर्स क्या है? 99 एकर्स में क्या कर सकते हो, ज़मीन को आप उसका एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो, उसको बेच सकते हो, ठीक है, ओके। इसके अलावा अदर्स में इनका 13% का इनका रेवेन्यू आता है अदर से, जैसे जीवन साथी हो गया, शिक्षा.com हो गया, ये सब हो गया। इसके अलावा इनका एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, जो खासियत है, वो है भाई इंडिपेंडेंस ऑफ ऑपरेशंस। इनका देखो, भले ही ब्रांड अलग अलग हो, ब्रांड इनका एक ब्रांड का पोर्टफोलियो हो, बट ये हर एक ब्रांड के लिए इनका एक अलग क्या है, टीम है जो उस पर डेडिकेटेड काम करती है, ठीक है। तो वही इसका एक खासियत है। क्या? देखो, while the company runs multiple brands, each of the brands are managed by independent teams। हर एक ब्रांड का एक इंडिपेंडेंट टीम है जो उसको आगे लेके जाता है, ठीक है। और बाकी इन्फोसिस क्या करती है, बाकी इसका जो इन्फोसिस क्या करती है, बाकी जो फाइनेंस का काम हुआ, आईटी का काम हुआ, इन्फोसिस कर लेती है। बाकी जो इंडिपेंडेंट टीम क्या करती है, हर एक ब्रांड को आगे ले जाती है, ठीक है। इन्वेस्टी कंपनीज का बात करें तो किस किस में इसने इन्वेस्ट किया है, ये कौन? इन्फोसिस ने। जोमेटो में इनका स्टेक है 19% का। पॉलिसी बाज़ार में इनका है 15.1% का। सर पॉलिसी बाज़ार क्या है? सर पॉलिसी बाज़ार में क्या होता है गाइस, एक वेबसाइट है जहां पर आप क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस को ऑनलाइन इंश्योरेंस को परचेज कर सकते हो, ओके। तो अगर आपको पॉलिसी खरीदना है तो आप पॉलिसी बाज़ार में जाके ऑनलाइन खरीद सकते हो। फिर नो पेपर फॉर्म्स वेबसाइट, ये एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पर मतलब क्या होता है, कंप्यूटर रिलेटेड, इंटरनेट रिलेटेड, या फिर बोल सकते हो आपका जो भी आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट से ये डील करती है ये कंपनी, ओके। इसके अलावा और क्या जी, इसके अलावा हैप्पीली अनमैरिड, ये भी इनका एक वेबसाइट है जो कि एक जो मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट बनाती है। क्या बनाती है? मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पर लिखा भी है देखो, तो मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट बनाती है। नो फॉर्म पेपर फॉर्म्स, ये क्या है, एक आईटी का जो प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विस लोन देते हैं, ठीक है। तो ये सारा इनका इन्वेस्टिंग कंपनीज हुआ, ओके। अब हम चलते हैं इनका बाकी फिनेंशियल चेक करेंगे। देखो, मार्केट कैप का बात करें तो गाइस 79,000 करोड़ 641 का क्या है इनका मार्केट कैप है। तो लगभग 80,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। मतलब कंपनी लार्ज कैप कंपनीज हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं बात करूं, अभी करंट प्राइस चल रहा है 6,184 रुपया, और इसका ऑल टाइम हाई है 6,300 और लो है इसका 3240, ठीक है। स्टॉक का पीई है 108 रुपया, और स्टॉक का पीई मतलब क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है, आपको अच्छे से पता होगा। अगर आप वैल्यू इन्वेस्टर चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा कि स्टॉक का पीई क्या होता है। वैसे स्टॉक का पीई का मतलब क्या होता है, और एक बार मैं बता दूं, स्टॉक का पीई का मतलब होता है कि अगर आप इस कंपनी के 1 रुपया प्रॉफिट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको बदले में कितना रुपया देने के लिए तैयार हैं। ओ माय गॉड, 6,144 रुपया देने के लिए तैयार हैं। हाँ, मतलब
आप 6,000 नहीं, आप उसको 108 रुपया देने के लिए तैयार हैं। गलती, माय मिस्टेक। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप इस कंपनी का 1 रुपया लेना चाहते हैं, कंपनी मान लो जितना भी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट का आप उसका 1 रुपया प्रॉफिट के बदले आप उस कंपनी को कितना रुपया देने के लिए तैयार हैं, वो उसका होता है स्टॉक का पी। मतलब मैं इस कंपनी को, इन्फो एज को 108 रुपया देने के लिए रेडी हूँ, बदले में वो मुझे कितना रुपया देगी, सिर्फ 1 रुपया देगी प्रॉफिट का। ओ माय गॉड। तो सोचो, आप इन्फो एज का 1 रुपया प्रॉफिट के लिए उसको 108 रुपया देने के लिए तैयार हो। ओके, समझ गए सर, समझ गए, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं। ओके ओके। बुक वैल्यू, सर बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू का मतलब होता है, अगर मैं कंपनी को झूठ मूठ में बंद कर दूं ना, झूठ मूठ में, तो आज के दिन एक शेयर का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 424 रुपये निकल के आएगा। ओ माय गॉड, सिर्फ 424 सर, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 6,184। ये तो बहुत ही ना इंसाफ़ी है सर, क्या करें, ऐसे ही होता है। ठीक है, क्योंकि कंपनी का कुछ बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है कि इसका प्राइस ऐसा है और स्टॉक का पी ज़्यादा है। ओके, डिविडेंड यील्ड क्या होता है सर? डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि अगर हम मतलब डिविडेंड जो इसका है उसके मार्केट प्राइस का कितना परसेंटेज है, उसको बोला जाता है डिविडेंड यील्ड। सर मैंने वीडियो बनाया है अपने, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो डिविडेंड यील्ड मतलब क्या है। ठीक है, जब आप डिविडेंड को उसके मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देंगे और इनटू कर देंगे 100, तो आपको डिविडेंड यील्ड पता चल जाएगा। ओके, फिर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है 3.67% का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? सिर्फ 3.67%। और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है? सिर्फ 3.06%। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है भैया कि आप, ये जो कंपनी है, कंपनी अपने पैसा जो इन्वेस्ट की है वो उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे कितना कमा रही है। मतलब देखो, कंपनी हो सकता है अपना पैसा लगाई हो सकता है बाहर वालों का पैसा भी उधारी में लेके लगाई हो। तो अपना पैसा प्लस बाहर वालों का पैसा मिला के वो कितना पैसा रिटर्न कमा रही है, उसको बोला जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि है 3.67%। और रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि कंपनी अपने पैसे पे कितना कमा रही है, दैट इज 3.06%। ठीक है, आम आदमी के भाषा में, मैं टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा फेस वैल्यू है 10 रुपया। सर फेस वैल्यू मतलब कंपनी जब स्टार्टिंग में, जब इनकॉर्पोरेट हुई थी, तो उस समय एक शेयर का प्राइस क्या रखा गया था, 10 रुपया रखा गया था। तो वही अभी भी उतना ही है उसका फेस वैल्यू। ठीक है, तो फ्यूचर में आपको हो सकता है कि स्प्लिट्स देखने को मिले, हो सकता है बोनस मिले, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, तो गैस तो नहीं कर सकते, बट हाँ स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिल सकता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो तो। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगर मैं देखूँ, ये देखो 1 साल का इसका प्राइस चार्ट है गाइस। 1 साल में इसने इस तरह से इसने आगे बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो जी, पी रेशियो में जाते हैं। देखो मैं पी रेशियो में क्लिक किया तो यहाँ पर मीडियन पी दिखा रहा है 74.6 का। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका जो मीडियन पी है वो है 74 का, लेकिन इसका अभी का पी है 108, मतलब मीडियन पी से ज़्यादा है इसका अभी का पी, यानी ये काफ़ी अभी महंगी है। ओके, तो ये अभी काफ़ी महंगी मिल रही है। इसका प्रॉस की बात करें तो गाइस इसने क्या किया है, अभी इसने डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी, और कॉन्स इसके भरे पड़े हैं वैसे। ठीक है, क्यों भरे पड़े हैं? देखो ये बोल रहा है कि 15 गुना ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू का। ठीक है, दूसरा, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ उनका उतना खास नहीं है। ठीक है, सिर्फ 8.43% है पिछले 5 साल में। कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी, सिर्फ 4% का रिटर्न ऑन इक्विटी है पिछले 3 सालों में। अर्निंग्स इंक्लूड अदर इनकम, इनका अर्निंग्स में अदर इनकम है जो कि 1757 करोड़ का है। और प्रमोटर्स ने भी अपना स्टेक घटाया है 3% पिछले 3 सालों में। ठीक है, ये है कुछ इनके नेगेटिव बातें। ओके, अब ये है इनके पीयर्स और इनका कंपैरिजन आप चाहे तो देख सकते हैं, मैं ये सब नहीं देखता। मैं अब आता हूँ इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर देखो गाइस, कंपनी 2010 में इसका फिनंशियल ईयर 2010 में इसका सेल्स था 234 करोड़ का, जो कि अभी हो चुका है 1162 करोड़। ओ माय गॉड, 234 करोड़ से 1162 करोड़ पहुंच गया। खर्चा 174 करोड़ से 1200 पहुंच गया। ठीक है, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो बोलने का मतलब क्या है सर? प्रॉफिट बताओ मेरे को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 63 रुपीज़। ठीक है, और अभी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो चुका है? माइनस में है अभी, -43 करोड़। तो 63 करोड़ का जो था पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2010 में, अब 2021 नहीं
ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये है -43 करोड़, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखो 26% था और अभी है -4%, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं, ऑपरेटिंग लॉस दिख रहा है हमको पिछले 12 महीनों में, ठीक है। अगर मैं नेट प्रॉफिट का बात करूं तो गाइस, नेट प्रॉफिट में देखो 52 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और ये हो गया 1466 करोड़। ओह माय गॉड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लॉस दिखा रहा है और नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नेगेटिव दिखा रहा है फिगर, बट नेट प्रॉफिट में हमारा 1466 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहा है। हाँ, देख रहे हो, ठीक है। तो वो क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो ड्रास्टिकली हमारा अदर इनकम बढ़ा है। 27 करोड़ यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर अदर इनकम 1757 करोड़ बढ़ चुका है, जिसके वजह से आपको नेट प्रॉफिट में क्या दिख रहा होगा, जिसके वजह से आपको नेट प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, चलो समझ में आ गया। ओके, तो नेट प्रॉफिट में गजब का ग्रोथ दिख रहा है, 81 करोड़ से 52 करोड़ से 1466 करोड़। ईपीएस 5 रुपया से 1133 रुपया हो चुका है, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो देखो 4% से कितना हो चुका है, 7% हो चुका है, लास्ट ईयर इतना था। और बाकी इसका बाकी ग्रोथ रेट है, जैसे सेल्स का ग्रोथ में 10 साल में इसने 13% का सेल्स का ग्रोथ दिखाया, 5 साल में 8%, 3 साल में 4%, और अभी पिछले 12 महीने में 9% का नेगेटिव ग्रोथ है, मतलब सेल्स बढ़ा नहीं उतना। 10 साल में अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे, 10 साल में 7%, 5 साल में -3%, 3 साल में 39% नेगेटिव, ये सब नेगेटिव है। हाँ, -3%, -39%, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 731% का इसने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया, मतलब पिछले 12 महीनों में इसका प्रॉफिट भयंकर बढ़ा है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं CAGR का बात करूँ, स्टॉक प्राइस, मतलब इसका स्टॉक प्राइस किस तरह से बढ़ा है, 10 साल में 33% के हिसाब से बढ़ा है, 5 साल में 49% के हिसाब से बढ़ा है, 3 साल में 56%, 1 साल में 85% बढ़ा है। इक्विटी का बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 10 साल का है 8%, 5 साल का 7%, 3 साल का 5% और लास्ट ईयर का 3% है, ठीक है। ओके, तो ये सारा चीज़ है। बैलेंस शीट अगर देखें तो गाइस, बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट 27 करोड़ का कैपिटल था, जो कि अभी 129 करोड़ हो चुका है। रिजर्व्स 345 करोड़ का था, जो कि अभी 5331 करोड़ हो चुका है। कंपनी के पास बोरिंग सिर्फ 1 करोड़ का था, जो कि अभी बढ़ के 65 करोड़ हो चुका है। लाइबिलिटीज़ 92 करोड़ से, लाइबिलिटीज़ 92 करोड़ से, एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड। तो गाइज, हाँ, मैं ये कह रहा था, लाइबिलिटीज़ 92 करोड़ से कितना हो चुका है, 846 करोड़ हो चुका है। लाइबिलिटीज़ बढ़ रहा है क्योंकि कंपनी बढ़ रही है, लाइबिलिटीज़ भी बढ़ रहा है। बोरोइंग्स 1 करोड़ से 65 करोड़ हुआ है, ठीक है। अगर मैं देखूं फिक्स्ड एसेट्स, देखो फिक्स्ड एसेट्स 29 करोड़ थे, जो कि अभी 210 करोड़ हो चुके हैं, यानी कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट्स पे भी इन्वेस्ट कर रही है, ओके। और कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट देखो 114 करोड़ का था और अभी 2324 करोड़ का है। ओह माय गॉड, 2324 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देखो, 1114 करोड़ था और अभी 2324 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, मतलब कंपनी का इन्वेस्टमेंट भयंकर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, और देखो ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, कंपनी नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है भैया, नए नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रही है, इसलिए इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारा था इनका बैलेंस शीट हुआ। अगर वहीं पर मैं कैश फ्लो का बात करूँ, नेट कैश फ्लो, मतलब कंपनी के पास कैश कितना का है, कितना का कैश पड़ा हुआ है, 113 करोड़ का। सर ये क्यों देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है फिनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक है। क्योंकि देखो कंपनी होता क्या है ना, हम लोग जो बैलेंस शीट आपको दिखाते हैं, आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाते हैं, वो एक्चुअली बनता है, एक एक्रूवल कंसेप्ट होता है, मतलब उसमें क्या होता है, अलग चीज़ होता है उसमें। आप, मतलब मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, उसमें वो कैश बेसिस पे नहीं बनता। आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट उसको देख के जो बनाया जाता है, वो सब एक्रूवल कंसेप्ट पे बनता है, कैश बेसिस पे नहीं बनता। तो इसीलिए हमको कैश जानना ज़रूरी है कि कंपनी के पास कैश कितना है, क्योंकि हो सकता है एक कंपनी जो करोड़ों रुपया कमा रही हो, उसके पास कैश हाथ में बिल्कुल नहीं हो, तो इसलिए कैश देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कंपनी के पास 113 करोड़ का कैश है, यानी ठीक ठाक कैश है कंपनी के पास, ओके। और रेशियो अगर देखोगे, डेटर डेज अभी कितना है, कंपनी का डेटर डेज है 2, मतलब कंपनी के जो डेटर लोग हैं 2 दिनों में पैसा दे देते हैं, ठीक है। और बाकी सब हमने देख लिया। हाँ, प्रमोटर्स होल्डिंग थोड़ा देखने लायक है। प्रमोटर्स होल्डिंग देखो 2018 में 41% था, जो कि अभी 38% हो चुका है, मतलब थोड़ा सा स्टेक उन्होंने कम किया है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उनका 32% का स्टेक था और अभी 37 हो चुका है, तो 5% स्टेक इनका
बढ़ा है, लेकिन बीच में देखो, यहाँ तक देखो, अगर मैं ये बात आपको बताऊं, यहाँ देखो स्टेक इनका था पिछले 2020 में 40% का स्टेक था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, फिर 39 हुआ और फिर 37 हुआ, ठीक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल का देखो 11% था, फिर 11, फिर 13, थोड़ा सा बढ़ा है। पब्लिक का देखो 9 था, फिर 10 हुआ, फिर 10 हुआ। तो स्टार्टिंग में 11 था, फिर बीच में 9 तक आ गया, फिर 10 हुआ, फिर 10 हुआ। तो धीरे धीरे फिर अभी बढ़ रहा है पब्लिक का, उनका जो पब्लिक का जो आपका होल्डिंग है बढ़ रहा है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल का भी होल्डिंग थोड़ा सा घटा है पिछले क्वार्टर के हिसाब से, अगर कंपेयर करें तो, ठीक है। तो यहाँ से देखने से हमें क्या पता चलता है कि कंपनी का जो भैया होल्डिंग है, प्रमोटर्स के पास तो 38% है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के पास 37% है, डोमेस्टिक के पास 13% है, पब्लिक के पास 10% है। यानी जो मोटा मोटी बोला जाए तो मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग्स प्रमोटर और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। यानी स्ट्रांग हैंड्स में है इनका होल्डिंग, समझ में आ रहा है, और वीक हैंड्स में कम है। स्ट्रांग हैंड्स में ज़्यादा है होल्डिंग और वीक हैंड्स में कम है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ था इन्फो एज के बारे में, ठीक है। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो गाइज़ मैं आ चुका हूँ, इन्फो एज का क्वार्टरली रिजल्ट आया था। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस का बात कर रहा हूँ, मतलब पिछले साल के क्वार्टर को इस साल के क्वार्टर से कंपेयर करना, ठीक है। तो पिछले साल क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर में कह सकते हो कंपनी का था टोटल इनकम 308 करोड़, जो कि अभी 380 करोड़ हो चुका है, ठीक है। 380 करोड़ हो चुका है, यानी 23% का चेंज देखने को मिला है। वहीं नेट प्रॉफिट देखो 93 करोड़ था पिछले साल, इस क्वार्टर में मतलब पिछले साल का क्वार्टर में 93 करोड़ था और अभी 152 करोड़ हुआ, यानी 62% का ग्रोथ देखने को मिला है नेट प्रॉफिट में। और ईपीएस देखो 7 रुपये से कितना हो चुका है, 11 रुपये हो चुका है, यानी ईपीएस भी बढ़ा है, 54% बढ़ चुका। तो इन्फो एज का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो इनका परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा गाइस इसके अलावा मैं आपको कुछ बताना चाहता था। ये मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जो मैं अभी जस्ट सेव किया था। ये है आपका संजीव भीखचंदानी का एक उनका जर्नी है। आप यहाँ पर ज़रूर इसको देखना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। उनका जर्नी के बारे में बताया गया है, आप देख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ कि आप इनके बारे में ज़रूर पढ़िए, क्योंकि देखो आप जब खुद को थोड़ा ये सब चीज़ों से थोड़ा मतलब खुद को थोड़ा अपना रीडिंग थोड़ा हैबिट बढ़ाओ, पढ़ो, बड़े बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स लोग हैं उनको पढ़ो, उनके स्टोरी को जानो, तभी आपको एक इंटरेस्ट आएगा और आप भी कुछ समझ पाओगे, ठीक है। सिर्फ इन्वेस्ट करके छोड़ देने से नहीं होता है, आपको भी थोड़ा इसमें क्या दिलचस्पी लेना चाहिए। तो इनका जो संजीव भीखचंदानी का पूरा करियर, उनका जो करियर का एक इसमें ये एक मैप दिया है, आप कह सकते हो। 1990 से इनका 2021 तक का क्या जर्नी रहा है, देखो ये यहाँ पर है जोमेटो तक, क्योंकि जोमेटो में भी इनका स्टेक है और naukri.com से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये सब आप ज़रूर देखिएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप संजीव भीखचंदानी के बारे में उनका ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़िए। उनका एक इनका किताब है, इनका किताब नहीं है एक्चुअली, एक किताब है स्टे हंग्री स्टे फुलिश, जिनमें संजीव भीखचंदानी के बारे में भी लिखा गया है और आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो अब समझ में आया कि कंपनी क्या करती है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो अगर मैं बात करूं तो गाइस अगर मैं बात करूं तो इन्फो एज जो है अभी थोड़ा ज़्यादा प्राइस पे ट्रेड कर रही है। इसका वेट करो, थोड़ा सा इसको और थोड़ा गिरने दो, गिरने का वेट करो, क्योंकि मौका मिलता है भाई। ऐसा नहीं कि एक शेयर पूरा भागते जाएगा, वो ज़रूर रेस्ट लेने के लिए नीचे आता है कि ताकि वो दोबारा एक नया उड़ान भर सके और ऊंचा उड़ान भर सके। तो हर एक ऊपर जाने वाला जो चीज़ है वो नीचे आता है रेस्ट रखने के लिए, ताकि और वो लंबा और उससे आगे जा सके, ठीक है। तो इसका वेट करो, अभी ये बहुत हाई प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। वेट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस पर इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ तो वेट करो, अगर 5300 के आसपास अगर ये मिलता है या फिर आपका 5700 के आसपास मिलता है तो आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो वेट करो इसका जब ये
प्राइस इसका गिरे तब इसको आप क्या कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। और अगर इस ऐसे शेयर को आप लंबे समय तक होल्ड किए ना, तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन आपको बीच बीच में आपको उसका रिव्यू भी करना पड़ेगा स्टॉक का, कि कैसा चल रहा है, कंपनी का काम कैसा चल रहा है। क्योंकि इस कंपनी के पास इसका जो फंडामेंटल्स जो है उतना स्ट्रांग नहीं है गाइस। इस कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, बट इसका जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि ये नए नए स्टार्टअप्स कंपनी में इन्वेस्ट करती है, ओके, जो कि पता नहीं वो कितने बिलियंस डॉलर का कंपनी बन सकती है, कोई जानता नहीं। और स्टार्टअप्स कंपनी को वही आदमी जान सकता है अच्छे से जो उस कंपनी में रहा हो। और संजीव बिखचंदानी एक अच्छे एग्जाम्पल हैं, जो खुद स्टार्टअप कंपनी से आए हैं और उनको सारा चीज़ पता है स्टार्टअप्स कंपनी के बारे में। तो स्टार्टअप्स कंपनी में कौन सा स्टार्टअप्स कंपनी के पास कितना पोटेंशियल है उनको अच्छे से पता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इन्फो एज एक अच्छा शेयर है और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर है भैया। इसमें ट्रेडिंग वेडिंग करने का ये शेयर है ही नहीं। अगर आप चाहते हो फ्यूचर में 15 से 20 साल का आप होराइजन लेके चल रहे हो, तभी आप इसमें इन्वेस्ट करो, वरना इसको देखो भी मत। अगर आप चाहते हो कि 15-20 साल में इस शेयर को होल्ड करके रख सकता हूँ, तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। बट हाँ, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लो। हम कोई इसमें एडवाइस नहीं देते। दिस वीडियोज़ आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, राइट। तो इतनी ही है ये वीडियो, दैट्स ऑल। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ और नए स्टॉक और नए कुछ ज्ञान के साथ मिलेंगे गाइस। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, दिस इज सैम साइनिंग ऑफ।